हाँ। किससे 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 कौन सा चैप्टर? कोर्सेज आज मैं कराऊंगा, मैंने कब कहा किसी और ने बोला था। कर लिया तो अच्छी बात है। कर दिया तो ठीक है। आज मैं कराऊंगा। तुम लोगों ने नहीं किया, और किसी ने किया है क्या? ऐसे भी कर लिया है? कितना? बहुत अच्छा है। अगर अगर खुद से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। किसने किया है? तुमने किया और ये लोग ऐसे ही चलाया है? ऐसे ही आ गए हो? बोला है हाँ। वीडियो देख कर गए हो? चलो। कोई बात नहीं, अगर कर लिया तो बहुत अच्छा है। ऐसे भी आज क्वेश्चन से होता, पहला वाला एक्सरसाइज, पहला वाला चैप्टर, फोर्सेस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके साथ में उसके बाद वाला कौन सा फोर्स? न्यूटन लॉ, एनएलएम से हो जाएगा। हाँ हाँ, जितना स्लो मोशन में चल रहा है स्कूल तुम्हारा, लगता नहीं उस टाइम तक शुरू है। हाँ एनएलएम में खत्म हो गया तुम्हारा, उसका स्कूल अलग ही लेवल से चल। चलो चलो, अब इधर इधर एक बार रिकैप कर दूं क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, उतना पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, उतना चीज मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली 2 आवर्स का क्लास 15 मिनट में कैसे करूंगा। जस्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तुम ध्यान से सुनना, कान और दिमाग दोनों खुला रखना। ठीक है, मैंने ये बताया था, स्टार्ट किया था हम लोगों ने ये फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस में कहा था कि किसी भी तरह का पुश या पुल अगर होगा तो उसको हम क्या कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। क्योंकि पुश या पुल करेंगे तो उसका या तो शेप चेंज होगा या फिर स्टेट ऑफ मोशन जो भी है, रेस्ट में है, मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रिटार्ड हो सकता है या एक्सीलरेट हो सकता है। ठीक है, तो फोर्सेस को डिफाइन किया था पुश या पुल। उसके बाद हमने फोर्सेस को, टोटल फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में कितने हैं? 3। कौन कौन सा? 3 नहीं, 4। कौन कौन सा? पहला क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। मतलब बाकी सारे फोर्स इसी कैटेगरी में से किसी किसी में होंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्म पढ़ा था क्या, कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास अगर एक का m1 दूसरे का m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर सेंटर से सेंटर का r है, तो फोर्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? Gm1 × r का स्क्वायर। ठीक है, इसी को अर्थ के सरफेस पे हमने ऐसे लिखा था, G मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m बाई कैपिटल R का स्क्वायर। और इसी mg/r स्क्वायर को हमने स्मॉल g लिख दिया था और लिखा था कि अर्थ के ऊपर जब भी होगा कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर mg लगेगा ही, और तुमसे पूछ के नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैंने बताया था कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैंने ऐसे लिखा था F इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी, और एफ ई को लिखा था Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में इसको और भी कुछ लिखा था, बताऊंगा अभी। और इसको लिखा था Q इंटू वी क्रॉस पी। ठीक है यार, अभी हमें पढ़ना इस पार्ट के बारे में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने ऐसे लिखा था, दो चार्ज के बीच में, जैसे दो मास है उसी तरह से दो चार्ज के बीच में के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 चार्जेस है और आर है दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। ठीक है यहाँ तक। उसका न्यूक्लियर फोर्स जो हमने किया नहीं, हमने ये दो किया था। उसके बाद बेसिकली अगर हम फोर्सेस को दूसरे बेसिस पे अगर क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, तो फोर्सेस होता है दो टाइप का, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स को अगर हम डिवाइड करें तो ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट के बेसिस पे, ये फंडामेंटल फोर्सेस है। ठीक है, नेचर में जितने सारे फोर्स है वो इसी में से किसी न किसी कैटेगरी में होंगे। ये फंडामेंटल फोर्स है और ये ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट।
कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में कौन कौन सा आएगा? इसमें बताया था चार फोर्स, नॉर्मल, फ्रिक्शन, उसके बाद टेंशन, और फिर स्प्रिंग का फोर्स। ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिना कांटेक्ट में आ गए, मैग्नेटिक फोर्स भी उसके कैटेगरी में होगा। ठीक है। तो सर हमें पढ़ना भी इन चारों के बारे में इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो इस चैप्टर में मैंने ये बताया था कि नॉर्मल फोर्स में लगाने के लिए आएगा, नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा, फ्रिक्शन जरूरी होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो इन सब के बारे में कि कैसे हम लगाते हैं और इन सब का नेचर कैसे होता है, कैसे फोर्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे ये फोर्सेस एक्ट होते हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया है। नहीं लिखा तो जल्दी से फोटो ले लो, पिक्चर लो, फोन लाए हो? हाँ, जल्दी निकालो, इतने का टाइम नहीं। अरे तुम तो प्रेजेंट थे पूरा, फिजिकली प्रेजेंट थे यहाँ पर, सब शरीर प्रेजेंट थे, तुम क्यों मुझे मेज ले लो? ले लो ले लो। हाँ बस से खिंचवाए। हाँ, ये देखो स्क्रीन, फोटो भी मुझसे ही खिंचवा रहा है, एक तो आया नहीं। तो देख लो दिख रहा है कि नहीं। चलो, क्या, क्योंकि सबका जरूरत पड़ेगा तो भी तुम देख करके काम चलाना है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के लिए 4 पॉइंट बताया था, याद है? क्या क्या बताया था, जल्दी जल्दी बता दो। पहला, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस। उसके बाद कैसे एक्ट होता है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। चल नहीं रहा है क्या वो, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद इट एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पे। बस इतना बात याद है तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। इट एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। और क्या था नेचर है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक लाइन इसमें ऐड करो। हाँ, डायरेक्शन इसका कैसे होगा, तो ये पुश करने वाला फोर्स, जैसे टेंशन क्या था, पुलिंग फोर्स, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। नॉर्मल क्या है, पुशिंग फोर्स। नॉर्मल पुश करता है, इट इज ए पुशिंग फोर्स। ऐड कर लो इसको, क्योंकि यही तुम्हें बचाएगा। इट इज ए पुशिंग फोर्स। जब तुम्हें नॉर्मल का डायरेक्शन दिखाने में दिक्कत हो तो ये पुशिंग फोर्स याद रखना, मतलब ऑब्जेक्ट को पुश करना, पुश करने का जिधर की तरफ होगा टेंडेंसी, उधर की तरफ नॉर्मल लगाना है। ठीक है। तो इट इज ए पुशिंग फोर्स, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा नॉर्मल का। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स का क्या बताया था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ रफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। दूसरा, इट एक्ट्स इन along the surface। हाँ, वही एक्ट along the surface का मतलब भी हो गया टेंजेंशियल फोर्स, लिखने का जरूरत नहीं। उसके बाद इट एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। उसके बाद इसका डायरेक्शन कैसे होगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द मूविंग टेंडेंसी।
opposite to moving tendency, ठीक है। और भी कुछ, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, नेचर पूछा है कैसा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और क्या था, F इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और F इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, म्यू इनटू एन। ये म्यू एस म्यू के हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में डिटेल, ठीक है। कैसा फोर्स है ये, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टाइम तुम्हारे पास कम है तो यही याद रखोगे, इतना जल्दी जल्दी करोगे बस तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चन मीन सब चीज को अप्लाई करना है, ठीक है। यही दो चीज क्या था, उसका हमने क्या था, टेंशन, ठीक है। हो गया, लास्ट वाला लिख लो। अब तुम्हारा पूरा फोकस लिखने पे हो गया लगता है, सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, हाँ। पूरा फोकस उसका शिफ्ट हो गया लिखने पर। रिपीट कर दो, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स। तुम लोगों को तो याद हो गया होगा, इतनी बार बोल रहा हूँ, हाँ। इतना बात याद है ना, चलो हो गया। चलो उसके बाद हमने पढ़ा था टेंशन, बता दो टेंशन में क्या क्या पढ़ा था, मत बोलो, एक एक करके पूछ ही लेता हूँ, सबसे रिवीजन भी हो जाए। शिवम, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, बस। कोई एक रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पे, अगर इफ पूरा सेंटेंस बोलो, इफ स्ट्रिंग इज लाइट, अगर लाइट है स्ट्रिंग तब, लाइट मतलब बहुत हल्का है, मासलेस वैसा, ठीक है। मास अगर होगा तो फिर टेंशन हर इंस्टेंट पे सेम नहीं होगा, ये नोट पॉइंट पे डाल देना अगर कहीं पे लिखा था। सिंगल स्ट्रिंग के अंदर हर पॉइंट पे टेंशन सेम तभी हो सकता है इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है। हाँ, नॉर्मल, हाँ, ठीक है। उसके बाद संजय बचा हुआ, नेक्स्ट, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, उसने कहा कि फॉर ए सिंगल स्ट्रिंग टेंशन रिमेन सेम। मैंने कहा उसको करेक्ट करके बोलने के लिए, वो सेम तभी रहेगा जब हर पॉइंट पे टेंशन सेम तभी हो सकता है कि स्ट्रिंग इज मासलेस, या फिर लाइट लाइट स्ट्रिंग जरूर देंगे वो, ठीक है। उसका रीजन बताऊंगा अभी कि क्यों होता है ऐसा, अगर मास अगर होता तो फिर क्या लिखा जाता, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या था, डायरेक्शन ऑफ पुल इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ठीक है। और बचा ही नहीं कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या बताता है, स्प्रिंग फोर्स, बता दो स्प्रिंग फोर्स क्या है। स्प्रिंग फोर्स महंगा पड़ गया, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स नहीं लिखा है, स्प्रिंग फोर्स नहीं लिखा है, क्या बात है, मैंने तो लास्ट में लिखा कराया तो था, लिखाया भी था, हाँ हाँ लिखाया तो था। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है वो बताया था ना, और क्या है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग, चलो लिख लो आप, स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। पहली बात तो वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट नहीं है, जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग तुम्हें वापस अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये है वेरिएबल फोर्स, ठीक है। लिख लो, चौधरी जी की तरफ बैठे हुए, स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, ठीक है। लिखाया और देखो लिख भी लिया, पता नहीं कहाँ से लिखा, नहीं लिख लिया, मैंने लिखा नहीं था, बस मैंने बस डायग्राम बना करके ड्रॉ किया, ठीक है। ऐसे दिखाओ तो मुझे कहाँ लिखा है, देखिए, हाँ ये तो लिखा है, ये तो एकदम लिखा है, इट इज ए वेरिएबल फोर्स, इसका यूनिट भी लिखा है, नहीं ये सब जो मैंने बोला था सब लिखा है। तो उसके पहले मैंने वेरिएबल फोर्स बोला था, उसने लिखा था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने देखा था ये एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, इसका डायरेक्शन जो वैल्यू का नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना है, दैट इज के,
और ये के को ही हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, अगर दो स्प्रिंग को कंबाइन कर दिया तब क्या होगा? कंबाइन भी कर सकते हैं दो तरीके से, एक तो सीरीज में लगा करके, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ऐसा हो सकता है, ये एक स्प्रिंग और उसके साथ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, और एक दूसरा स्प्रिंग लिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। ठीक है, और इस दोनों स्प्रिंग को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके साथ एक ब्लॉक लगा दिया है। अब ये बताओ, दोनों स्प्रिंग लाइट, दोनों स्प्रिंग क्या है? लाइट, मतलब मासलेस स्प्रिंग। ठीक है, अगर इसको तुमने x डिस्प्लेस किया, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, फोर्स नहीं पूछ रहा। मैंने कहा तुमने इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस किया, तो इसके अंदर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसके अंदर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताओ। माइनस एक्स। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट पहले वाले स्प्रिंग के अंदर? माइनस एक्स। और आर्यन? हाँ, -x1, -x इंटू ए, ये क्या है? मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, फोर्स अभी नहीं पूछ रहा, मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। पहले वाले स्प्रिंग का कितना डिस्प्लेसमेंट? हाँ, -x। आर्यन? -x। शिवम? सृजन? पहले वाले ब्लॉक के अंदर वो इधर उधर देखना, मतलब उसका ध्यान नहीं है। चलो नेक्स्ट, -x कितना है मिथ? -x। तुम खुद सोच के देखो, देखो कि तुम लोग इलॉजिकली कैसा सोच रहे हो, वो मैं बता रहा हूँ, कितना इलॉजिकल सोच है तुम्हारा। तुम इसको कह रहे हो कि एक्स डिस्प्लेस हुआ, इसके अंदर क्या ये डिस्प्लेस नहीं हुआ? इसके अंदर कितना? तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्स, तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्स, राइट। एक्स और एक्स, तो ये ब्लॉक तो 2x चला गया, कहाँ हुआ डिस्प्लेस? 2x चला गया ना। अगर ये भी एक्सटेंड हुआ एक्स और ये भी एक्स, तो ये तो 2x हो गया। मैं स्प्रिंग का एक्सटेंशन पूछ रहा हूँ, स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ? ब्लॉक एक्स एक्सटेंड हुआ, ब्लॉक का एक्सटेंशन कितना है? एक्स। स्प्रिंग कितना हुआ? मतलब ब्लॉक यहाँ से एक्स डिस्प्लेस हुआ है, स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन? हाँ, x/2। तुम्हारा x/2, तुम्हारा x/2, तुम्हारा आरिफ? सोच क्या बोल, क्या x/2 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा x/2? बहुत अच्छा, इसको कहते हैं, ये थी, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है भाई। कैसे तुम x/2 कह रहे हो? कैसे, किस बेसिस पे कह रहे हो x/2? तुम कहो x1 x2, x1 x2, और तुम ये कहोगे कि x1 + x2 x है, ये कहो, ये बात सही है। इसके अंदर कितना एक्सटेंशन, मैंने तुम्हें टोटल एक्सटेंशन दिया है। स्प्रिंग का स्टिफनेस अलग अलग है, एक ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग ये है स्प्रिंग है, तो उसके अंदर एक्सटेंशन तो कम होगा, होगा या नहीं होगा? दोनों का अगर मैं के और के लिख देता, तब तुम्हारा आंसर शायद सही था कि x/2 x/2 दोनों मिलकर के हो गया टोटल एक्सटेंशन x। लेकिन स्टिफनेस तो अलग अलग, मैंने केवल लिखा, के लिखा है, दिखा भी रखा है, एक मोटा स्प्रिंग है, एक छोटा, एक पतला स्प्रिंग है। कैसे तुमने दोनों का एक्सटेंशन x/2 कर दिया? तो अभी हम क्या लिखेंगे, इसका एक्सटेंशन कितना है? x1, और इसका एक्सटेंशन कितना है? x2, दोनों मिला करके कितना है ब्लॉक के अंदर एक्सटेंशन? x। ये बात सही, ये बात सही। फोर्स जो तुमने अप्लाई किया है, फोर्स इसके ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। अब ये बताओ कि पहले वाले स्प्रिंग के ऊपर कितना फोर्स है? सोच करके बोलना, तुम्हें सोचना सिखाया जा रहा है। पहले वाले स्प्रिंग के ऊपर कितना, एफ के टर्म में बोलो कि एफ, एफ अगर फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया है, पहले वाले स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कितना है, एफ के टर्म बोलना है।
के एक्स मुझे नहीं चाहिए, एक्स बाद में सोचेंगे। एफ कितना है, इस वाले स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कितना है, कौन बोला? बस इसी बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। मैंने कहा फोर्स कितना है, मैंने कहा एफ के टर्म बोलो, एफ के टर्म। मैं कह रहा हूँ कि एफ नहीं बोलना, एफ के टर्म बोलो ना, कि एफ एफ है, 2f है, f/2 है, क्या है उसके टर्म में बताना है। हाँ, F1 है, अच्छा। तुम्हारा F12, तुम्हारा तो अलग ही लेवल पे जा रहा है थिंकिंग। हाँ, क्या होगा, सोच रही हो, ठीक है। संजित, सोच रहे हो? अरे, अरे के एक्स नहीं बोलना भाई, एफ के टर्म बताओ ना, कि एफ है कि एफ अलग है एफ से, कि वही है। अरे वाह, F1, अच्छा तुम अलग ही सोच रहे हो। हाँ, अब सोचते नहीं। F1 बोला था मैं, अच्छा, यानी F1 अभी भी F1 ही है ना, या चेंज करोगे आंसर? नहीं, क्या नहीं सोच रहे हो, ठीक। सिंपल सा है, अगर तुम ऐसा सोचो कि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं होता, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग। तो जो भी तुमने लगाया होता फोर्स, वही फोर्स इसके ऊपर भी आता है, इसके ऊपर भी आता है। अरे वही फोर्स खींच रहा है ना, तो इसके ऊपर भी कहेंगे एफ, और इसके ऊपर भी क्या कहेंगे, फोर्स। यहाँ पे दोनों का क्या रखना है, सेम। फोर्स दोनों का क्या रखना है, सेम। अब इसका इक्विवेलेंट, इसको हटा करके मुझे एक स्प्रिंग लगाना है। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि स्प्रिंग का अगर कॉम्बिनेशन हुआ, और इन दोनों का अगर हटा करके मैंने एक स्प्रिंग लगाया, मतलब ये दोनों मिलकर जैसा कर रहा था वैसा ही ये भी कर रहा है, ये वाला स्प्रिंग, इसको मैंने लिख दिया के इक्विवेलेंट। तो इस दो कॉम्बिनेशन को अगर एक कॉम्बिनेशन सिंगल कॉम्बिनेशन में अगर कन्वर्ट कर दे, तब तो आसान हो जाएगा फोर्सेस लिखना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे रखा है, इक्विवेलेंट, यही हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे, इसके ऊपर भी फोर्स क्या लग रहा है, एफ। बताओ इसका फोर्स क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के इक्विवेलेंट इनटू एक्स। हाँ या ना, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे इधर में पहले वाले में क्या लिखेंगे बताओ, फोर्स तो दोनों के ऊपर एक ही लग रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या लिखूंगा, -k1, -k1x1, बिल्कुल सही कहा, k1x1। और दूसरे वाले के ऊपर भी फोर्स एफ, और क्या लिखूंगा, -k2x2। और एक इक्वेशन है हमारे पास, दिख रहा है, क्या करना है, x1 x2 को निकालो, इन टर्म्स ऑफ एफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले वाले x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन नंबर 3, क्या लिखूं, -k1, सॉरी, एफ बाई -f/k1, सही बात है। x2 को क्या लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, -f/k2। ठीक है, अब इस f को हम लोगों ने k इक्विवेलेंट इनटू x लिखा है। ठीक है, और इस x को हमने क्या लिखा था बताओ, x1 प्लस x2। तो अगर मैंने इस वाले फोर्स को ऐसे लिखा, एक्सटेंशन x1 प्लस x2 दोनों मिलाकर के x हुआ, अब इसके अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूट करें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, यहाँ भी निकालो, यहाँ भी निकालो, यहाँ x को निकाल लो, क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बाई के इक्विवेलेंट, राइट। सही है, ये थर्ड वाली इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देते। इक्वेशन नंबर 4 में x1 x2 और x का अगर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं, -f1/k1 माइनस f1 नहीं था, f था ना, f था, f बाई k1 माइनस f/k2, ये x1 और x2 दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वल टू x का वैल्यू क्या है, -f/k इक्विवेलेंट, f माइनस वाला टर्म सब कट गया, तो क्या लिखेंगे, 1/k1 प्लस 1/k2 इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट। तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ऐसा है, 1/k1 प्लस 1/k2। यानी कि अगर इसका हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट, k1 k2 बाई k1 प्लस k2, ऐसा ही होगा ना, मल्टीप्लाई करोगे k2 यहाँ पे आएगा, k1 यहाँ पे, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ऐसे हम निकालेंगे। और फिर उसको उल्टा भी करना है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो k1 पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह, जैसे रेसिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था वैसा फॉर्म आया है।
तो याद रखोगे रेसिस्टर में जैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वैसा स्प्रिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्म लेता है 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k। ठीक है, कुछ बोलना है नहीं, नोट कर लो। तो यहाँ पे रुको, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब स्प्रिंग कनेक्टेड हो सीरीज, फोर्स सबके ऊपर एक ही लगता है, फोर्स ऐसी, लेकिन एक्सटेंशन स्टिफनेस के अकॉर्डिंग होगा, तो x1 x2। तो एक इक्वेशन बनेगा ये x1 प्लस x2 इक्वल टू x, और बाकी फोर्स F लिख करके इसके ऊपर ही स्प्रिंग का फोर्स F इक्वल टू माइनस के x1, दूसरे वाले के ऊपर ही k इंटू k2 इंटू x2 ऐसे लिखना है। और उसके बाद x1 x2 निकाल करके इस वाले इक्वेशन को यूज करके k इक्विवेलेंट निकालना है। नोट करो। दो पॉइंट इसमें लिखना है। पॉइंट क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में, ताकि याद रहे कि हमने किया क्या है यहाँ पे। तो दो नोट पॉइंट डालेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, फोर्स रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, फोर्स रिमेन सेम, फोर्स सेम रहेगा, क्या अलग होगा, एक्सटेंशंस आर डिफरेंट, एक्सटेंशंस आर डिफरेंट। सेकेंड पॉइंट में लिखना एक्सटेंशंस आर डिफरेंट। तो ध्यान में रहा कि x1 x2 ऐसे एक्सटेंशन कराना है। पैरेलल क्या नहीं हो रहा, पैरेलल पैरेलल किया ही नहीं तो पैरेलल क्या, मैंने कहा कि करंट में पैरेलल रेसिस्टेंस निकालते थे ना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो उसमें पैरेलल के लिए क्या करते थे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, वैसा ही फॉर्म मैंने कहा याद रखने के लिए हम ये कमांड अपने दिमाग में देंगे कि वैसा फॉर्मेट में है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इज कैसा है फॉर्म, तो जैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर होता था वैसा फॉर्म में। याद रखने के लिए बता रहा हूँ तो और ज्ञान देना शुरू कर दिया ऊपर। पैरेलल नहीं है, पैरेलल में बताऊंगा पैरेलल में क्या करते हैं। हालांकि इससे अभी इसी बार में क्वेश्चन आएगा नहीं, इसी बार में क्वेश्चन आएगा एसएचएम के अंदर जाओ तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक बनाओगे तो उसमें आ जाएगा ये। लॉजिकली चीजों को समझना है। दो पॉइंट बताया था, पहला पॉइंट क्या था, फोर्स सेम रहेगा, सारे स्प्रिंग में फोर्स में सेम, लेकिन एक्सटेंशन आर डिफरेंट। सेकेंड पॉइंट में सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दो चीज ध्यान रखना है। सही है। नेक्स्ट लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। हटाओ इसको, हटाओ जल्दी जल्दी। तुम सोच के बोलो भाई, हड़बड़ाना नहीं है, सोच करके बोलो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होना चाहिए। इतना सिंपल सा चाहिए कि इसके अंदर स्टिफनेस अलग अलग है तो एक्सटेंशन अलग अलग होगा, दोनों मिल करके टोटल एक्सटेंशन एक होगा। ठीक है, दोनों का लिख दिया मैंने, दोनों का एक्सटेंशन क्या होगा लिख दिया है, x1 क्या होगा x2 क्या होगा दोनों को लिख दिया है। ठीक है, अगर एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो फोर्स को उन्हें देना पड़ेगा, फोर्स दे करके और स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े जल्दी। ये था ऊपर में लिख देना सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमने किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो से ज्यादा होगा तब के लिए भी यही करेंगे, x1 x2 x3 ऐसे। दो से ज्यादा स्प्रिंग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दो ही स्प्रिंग।
ठीक है, अभी दिखाऊंगा इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, फिर सीरीज पैरेलल दोनों हो सकता है। ठीक है, हाँ वो सारे केस में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि दो ही स्प्रिंग हो, दो से ज्यादा हो सकता है। ये है स्प्रिंग जिसका स्टिफनेस A1, एक दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका स्टिफनेस K2, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे ब्लॉक जोड़ दिया। अब बताओ इस ब्लॉक को अगर मैं एक्स डिस्प्लेस करूंगा ब्लॉक, तो स्प्रिंग पहले वाले स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना होगा, एक्स, दूसरे वाले के अंदर कितना होगा, एक्स। दोनों में अगर सेम एक्सटेंशन होगा तभी तो ये ब्लॉक जाएगा। अगर दोनों में सेम एक्सटेंशन है तो इस ब्लॉक को तुम डिस्प्लेस कर सकते हो नहीं। इसको अगर तुमने ज्यादा कर दिया, इसको कम कर दिया, तो ब्लॉक तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूरा ब्लॉक जैसा है वैसा ही जाना है अगर इधर, तो दोनों स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन क्या होना है, सेम। अब स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। मतलब स्प्रिंग फोर्स को क्या लिखते हो तुम, के एक्स, एक्स सेम है और के अलग अलग है, तो फोर्स अलग अलग होगा या नहीं होगा। तो पहले वाले में फोर्स F1, दूसरे वाले में फोर्स F2, दोनों मिला करके मतलब ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऐसे। इस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा है F, पहले वाले स्प्रिंग में फोर्स लगा है F1, दूसरे वाले स्प्रिंग में F2। यानी कि अगर ये धीरे धीरे स्लाइडली आगे की तरफ अगर जा रहा है तो F इक्वल टू है F1 प्लस F2। आया ना, फ्री बॉडी डायग्राम से तो ये आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम ऐसा ही लिख सकते हैं। अच्छा, अब F1 को क्या लिखूं, यहाँ पे रहेगा एक्सटेंशन सेम, तो F1 को क्या लिखेंगे, माइनस K1 इंटू एक्स। F2 को क्या लिखूं, माइनस K2 इंटू एक्स। इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर मैंने बनाया है यहाँ पे, इक्विवेलेंट को क्या लिखूंगा बताओ, K इक्विवेलेंट और एक्सटेंशन एक्स। तो जो फोर्स F है, F को क्या लिखूंगा, माइनस K इक्विवेलेंट इंटू, अब ये F को वहां के अकॉर्डिंग मैंने लिखा F1 प्लस F2, तो ऐसा अगर मैंने लिखा माइनस K इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्वल टू F1 जो कि है माइनस K1 एक्स, उसके बाद प्लस F2 जो कि है माइनस K2 एक्स। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, एक्स वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K प्लस, नोट कर लो। और वो पॉइंट भी दो पॉइंट उसमें कौन कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे एक्सटेंशन सेम, एक्सटेंशन रिमेन सेम, और दूसरा फोर्सेज आर डिफरेंट। ठीक है, हाँ ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हैं कि इसमें उल्टा फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब लिख लो अच्छे से। डिटेल हम लोग एसएचएम में, एसी वर्मा में डिटेल इसका मिलेगा एसएचएम वाले चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में। हाँ 11th में, लेकिन दूसरा बुक सब बनाओगे तो वो पहले ही दिख जाएगा, ये उससे बता दिया है कि अगर कोई डीसी पांडे या कोई स्टडी मैट इधर उधर का करो तो तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक, आगे बढ़े। और कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, देख करके बताना कि ये कैसा है। ठीक है, पैरेलल है या सीरीज है, मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो सोच करके बताना कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन। फिजिक्स में तो यही है ना, पढ़ते हैं कुछ और सिचुएशन आ जाता है कुछ और जो पढ़ा है हमें उसके साथ कंपेयर करके दिखाना है, बताना है कि वैसा कुछ मिला या नहीं मिला। ठीक है, चलो जिनका हो गया उनके लिए मैं डायग्राम देता हूँ, बताना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सोच रहे हो कि पढ़ा तो कुछ और, पूछ रहे कुछ और, एक K1 और ये K2, ऐसा तो मिल सकता है ना।
मिल सकता है, तो बताओ पहले कुछ, ताकि ऐसा मिले तो तुम्हें घबराहट ना हो। बताओ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? हाँ, तुम्हारे को पैरेलल है, तुम लोग अपना अपना आंसर बताना, हो सकता है वो गलत ही हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारा सोच रहे हो, सीरीज या पैरेलल? सीरीज या अनुष्का? हाँ, अच्छा सोच रही है, सीरीज या पैरेलल? शिवम पैरेलल, सीरीज, सृजन सोच रहे हैं पैरेलल, पैरेलल, सीरीज, पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। चलो पैरेलल वाले करो। एक दो तीन और इस आरिस पैरेलल नहीं पार्टी बदल लिया अच्छा सोचने का उसको टाइम दे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कौन कौन लोग हैं? एक, अरे आप क्यों करा दिया, पूरा खड़ा करो। हाँ, एक दो तीन चार, चार लोग पैरेलल वाले, ठीक है। सीरीज वाले कौन कौन है? एक पार्टी हो रही है यार, इस पार्टी हो रही है, कोई बात नहीं। सीरीज में एक दो तीन चार, और तुम आधा मतलब, और बाकी लोग नन ऑफ दिस नन ऑफ ठीक है। सीरीज वाले लोग जो है कहाँ पे है, सीरीज वाले का कैसे हाथ करते हो? हाँ ठीक है, पहले पैरेलल वाले से पूछ लूं कि पैरेलल पहले आंसर आया था। पैरेलल वाले कौन कौन है, क्यों है पैरेलल? फिर सीरीज वाले से पूछूंगा क्यों है सीरीज, क्यों है पैरेलल? मतलब हाँ बोलो क्या? एक्सटेंशन जब ये मूव कर रहा है, एक्सटेंशन दोनों स्ट्रिंग में सेम हो रहा है, सेम हो रहा है, अच्छा, इसलिए वो पैरेलल है। और कोई है पैरेलल वाला, कोई और लॉजिक था? और सोच रहे हो, हाथ खड़ा करके पैरेलल। अरे चलो सीरीज वाले कौन कौन लोग थे, सीरीज वाले लॉजिक कौन बताएगा लॉजिक? अच्छा ठीक है बोलने दो एक। हाँ, फोर्सेस सेम है, वो मूव नहीं कर रहा बड़ी ऑब्जेक्ट, फोर्सेस सेम है, इसीलिए मूव नहीं कर रहा है। नहीं मूव किया वो तो मैंने सिर्फ स्टैटिक दिखा, बाप रे, इसको चाहिए पूरा ये लो, एक खिंच गया इधर और एक कंप्रेस हो गया। हाँ पैरेलल होगा ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द राइट आंसर, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इधर क्योंकि दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग के लिए कितना है, एक्स, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, ठीक है। तो देखने में ये लगता है सीरीज, देखने में क्या लग रहा है, सीरीज किए के बाद एक लगा हुआ है, लेकिन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक्सटेंशन सेम है। अब स्प्रिंग फोर्स लेके, स्प्रिंग का फोर्स क्या था अगर में सीरीज कॉम्बिनेशन में, स्प्रिंग का फोर्स क्या था? अरे स्प्रिंग का फोर्स के एक्स था ना, यहाँ पे बताओ तुमने इसको अगर एक्स एक्सटेंड किया, मान लेते हैं कि इसको अपनी जगह से कितना एक्स एक्सटेंड कर दिया, तो इसके लिए कॉम्प्रेशन एक्स है, आया नहीं, आया ना है, इसका फोर्स कितना, K1 इंटू एक्स, इसका फोर्स कितना, फोर्स इक्वल का, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो फोर्स इक्वल होता है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट है कि नहीं, आया ना, तो लॉजिकली तुम जस्टिफाई करो कि ये चीज सीरीज है या पैरेलल, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो हाँ, क्वेश्चन में तो बता के देगा ना, नहीं बोलेगा, क्वेश्चन हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्यों बताएगा, बता देगा तो तुमसे पूछेगा क्यों, ठीक है। हाँ तुम्हें तुम्हें ये तो फिजिक्स है, तुम्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या है ये, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना मेरे अप्रूवल की जरूरत है, ना जो पूछ रहा है उसके अप्रूवल की जरूरत, तुम खुद डिसाइड करो कि क्या है, ठीक है। तो कंडीशन जो तुमने पढ़ा, नहीं ऐसा करने का नहीं है, कंडीशन क्या पढ़ा, कंडीशन पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट सेम होता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ा तुमने कि फोर्सेज अलग अलग होते हैं, ये दोनों कंडीशन इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा, तुम खुद बताओ ना, लॉजिकल दिमाग है, सोच करके बताओ कि क्या है, वो क्यों देंगे भाई, जब बता दिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये कंडीशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये कंडीशन, तो वो क्यों बोलेंगे तुम्हें, उनको तो चेक करने के लिए एक पॉइंट मिल गया, ये पढ़ा है क्यों बताएंगे, ठीक है। मैं शुरू से तुम्हें ये बताता हूँ, तुम किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, तुम लॉजिकली अपना दिमाग लगाओ, और उसके बाद फिजिक्स सही है, फिजिक्स प्योर साइंस है, तीनों साइंस में
और टफ इसी कारण से हो जाता है, लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ठीक है, तुम्हें सोचना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। चलो तो इस वाले कॉम्बिनेशन को भी हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करो। समझ में आया? प्रेजेंट, इधर उधर नहीं देखा मतलब कंसंट्रेट है, मतलब हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा इधर उधर देखना शुरू कर देता मतलब गया, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और सिचुएशन दो, बना लोगे? हाँ चलो ठीक। तो बदला है। बदला सुना है। देखो फिजिक्स प्योर साइंस है, अगर गलत कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मेरा भी आंसर गलत। वो पार्शलिटी नहीं करता किसी का। ठीक है, और जब जब गलत कॉन्सेप्ट लगाया तब तक वो गलत होगा। तो आसान है। पैरेलल या सीरीज? ये अलग ही लॉजिक है, ये फिजिक्स वाला लॉजिक नहीं। हाँ, तुम सोचो, ऐसा नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला पैरेलल कनेक्शन। क्यों? क्योंकि तुम इसको या तो देखो सुनो, या तो तुम इधर की तरफ धक्का दोगे। अब क्वेश्चन में तुम सोच रहे हो कि बोला नहीं कि इधर जाना है किधर जाना है, तुम किधर भी लगा दो। तुम किसी भी साइड में लगाओ, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। देखो अभी कराऊंगा क्वेश्चन, उसमें नहीं बोलेगा वो कि इस साइड डिस्प्लेस हुआ कि इस साइड डिस्प्लेस हुआ, कंप्रेस हुआ या लॉन्गेट हुआ, नहीं बोलेगा। तुम्हें जिधर मर्जी करा दो। किधर करा बताओ, किधर कराओ, लेफ्ट के राइट? हाँ, तो एक डिस्प्लेस पहुंचो ना तुम अभी, दो पार्ट में। राइट में डिस्प्लेस कराओ, राइट में डिस्प्लेस में तो ये दोनों एक्सटेंड होगा, और ये इधर वाला कंप्रेस होगा, राइट? ऐसा। अब ये बताओ पूरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ये एक्स इक्वल टू जीरो था नेचुरल स्टेट, और ये एक्स पे हुआ है। तो इसके अंदर एक्सटेंशन एक्स, इसके अंदर एक्सटेंशन एक्स, इसके अंदर कंप्रेशन एक्स, सबका डिस्प्लेसमेंट एक्स ही है। तो क्या कहूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ध्यान देना इधर। ये क्या हुआ, इसको हुआ ये वन, ये टू, ये थ्री। सोच के बताना। हम्म, दोनों है, सही कहा है। दोनों है, मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग। ये दोनों पैरेलल है, इसके साथ ये सीरीज, मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, दोनों। ठीक है, रेसिस्टेंस जैसा बिल्कुल। जब बता दिया कि रेसिस्टेंस की तरह, उस तरह से सोचो। करते थे कि नहीं करते थे कि दो पैरेलल लगा दिए उसके साथ एक रेसिस्टर सीरीज में लगा दिया, करते थे ना, तो यहाँ क्यों भूल गए? ठीक है, तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग है। मिक्स्ड ग्रुपिंग आएगा तो मिक्स की तरह ट्रीट करना है। इसका इक्विवेलेंट निकालो आप, के इक्विवेलेंट तीनों केस में निकालो, सब केस में के इक्विवेलेंट निकालो। इस वाले केस में के इक्विवेलेंट निकालो पहले, फाइंड द के इक्विवेलेंट। इस वाले केस में क्या करना है, अब पूरा तुम्हें शुरू से नहीं करना है, क्या करने का है, क्या करना है, सीधा पहचान लिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू के वन प्लस के टू। ठीक है, तो इधर में क्या लिखेंगे, के इक्विवेलेंट इक्वल टू के वन प्लस के टू। इस तरफ हटाओ इसको, इसमें के इक्विवेलेंट इक्वल टू के इक्विवेलेंट के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, के थ्री, के थ्री है ना उधर में, के वन के टू के थ्री। इधर में, इधर इधर वन बाई,
ये अगर किस केस में, कौन सा सेकंड केस, मतलब ये वाला, सेकंड ये वाला क्या, ये तो इसी का बनाया है मैंने। हाँ मैं तो कह रहा हूँ अगर उस वाले में भी कोई फर्स्ट वाले से था उस वाले में भी अगर कोई रेजिडेंट केवल के का मैंने इक्विवेलेंट लिया है तो केवल के भी वही स्टेटमेंट करते हैं फर्स्ट में हाँ तो इसका वैसे भी कर सकते हैं, K1 K2 ही लिखोगे ना, और फिर इन दोनों का पैरेलल किया, K1 K2 प्लस K3, बात तो बराबर ही है। हम्म इसका वो बनता है कि प्लस बनता है कि उसमें अंदर में दिया होगा देखो। दिया होगा, दिया तो होगा। बस यहीं से शुरू हुआ है, नहीं दिया है। तो वो लगता है SHM में दिया होगा, SHM में एक बार देख लो। अलग ये हो गया, हो गया। इसका के इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, तो K2 प्लस K3, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे तुम, इधर में एक स्प्रिंग लगाया K1, और उसके साथ सीरीज में लगाया कौन, K2 प्लस K3, ठीक है, और उसके बाद ये लगा हुआ है। अब इसमें 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस K, ऐसे लिखा होते हैं, सॉल्व करना सॉल्व, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। और उसी में जिनका भी डाउट होगा आई होप कि खत्म हो जाएगा, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कांटेक्ट फोर्स में एक हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल, एक पढ़ा था फ्रिक्शन, लेकिन सीधा जब क्वेश्चन में कुछ कहे नहीं, सीधा कहे कांटेक्ट फोर्स, तो उसका मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, बताया था ये चीज, ठीक है। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट कोई है और इसके ऊपर दोनों फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स ये नॉर्मल फोर्स है और साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इज रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा लिखा था, और एफ को हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन लिखते हैं, तो एन स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एन का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं तो रूट से बाहर आकर के एन बन जाएगा, रूट अंडर बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स, कुछ कोई कंडीशन दिया नहीं, फ्रिक्शन है या नहीं या फिर है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन है तो हो सकता है कि कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, अप्लाइड फोर्स नहीं हो तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो, फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। फ्रिक्शन रफ सरफेस होने का मतलब ये नहीं होता कि फ्रिक्शन उसके ऊपर होगा ही, अगर कोई अप्लाइड फोर्स आएगा तभी फ्रिक्शन आएगा, याद याद है ग्राफ बताया था, जीरो से स्टार्ट होता है ग्राफ, तो हो सकता है कि ये फ्रिक्शन जीरो हो सकता है ये फ्रिक्शन क्या हो, जीरो, या फिर हो सकता है मैक्सिमम मैक्सिमम हो तो ये होगा म्यू इनटू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, या फिर मिनिमम होगा तो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो है तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बीच में होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लाइन बिटवीन इन टू इसके बीच में, मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम क्या होगा, तो सिर्फ नॉर्मल, ठीक है। तो सीधा अगर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है तो ये नहीं कहना कि नॉर्मल, मिनिमम अगर पूछेगा तो नॉर्मल, मैक्सिमम पूछेगा तो दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, ठीक है। यह है रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स लाइन बिटवीन, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा किसके बीच में, नॉर्मल से लेकर के रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एल का, एफसी लिख रहा हूं मैं कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए, सी सब्स्क्रिप्ट में ऐसे डालें। कहां तक क्या था,
वो फ्रिक्शन। मैंने ये ज्यूम कर लिया है कि कोई फोर्स अगर अप्लाई होगा तो इधर से अप्लाई होगा, लेफ्ट टू राइट, तो फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लगे बीच में। दैट इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? एंगल होगा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, मतलब नॉर्मल और नेट कांटेक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये सब मैं फ्रिक्शन में बताऊं, इसलिए मैंने नहीं बताया। फ्रिक्शन में पढ़ना है, पहले पेज में देखो इसी बार ये लिखा है फ्रिक्शन वाले चैप्टर। हाँ टफ नहीं है, इसी बार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट पढ़े और रुक करके सोचे, ये नहीं कि धड़ाधड़ लिटरेचर की तरह पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने में बहुत सारा चीज निकल के आता है, वो ये उम्मीद रखते हैं कि स्टूडेंट करेगा ये काम। ठीक है, जिन लोगों ने खुद से एससी वर्मा सॉल्व किया वो कहेंगे एससी वर्मा से अच्छा कोई बुक नहीं है। जिन्होंने खुद से नहीं किया वो दूसरे बुक का नाम बताएंगे, एंगेज कर लो, डीसी पांडे कर लो। लेकिन खुद से करो तो ये सफिशियंट है तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए। क्या हुआ उसका, ऊपर में है। तुम लोगों ने कहा था क्या था इसमें? पहला 3 कर दिया था, राइट, 4 भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, अभी अभी जो थ्योरी बताया लास्ट में कि कोई मंकी है जो बैठा हुआ है ट्री के ऊपर, एक डाल पे बैठा हुआ है, द ट्री लिम्ब लिखा है, द लिम्ब एक्सर्ट ए नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा है? 48, कहाँ ऊपर, पुश करने की तरफ। ठीक है, और फ्रिक्शन का फोर्स ऑलरेडी लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स, तो क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। फिर पूछा है मैग्नीट्यूड टोटल, अच्छा यही पूछा है। कितना होगा 52, 48 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, देख लो 52 का स्क्वायर ही है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया था सर, बुल वर्कर कर लिया था ना, kx, f इक्वल टू के एक्स, फोर्स दे रखा है, x दे रखा है, k निकालने को कहा गया। यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा सिर्फ, वो 0.2 सेंटीमीटर इसको लिखना पड़ेगा। ये कितना है 5 वाला हो गया, 48 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, अंडर रूट कॉन्टैक्ट फोर्स ये लिखा था ना। ये फ्रिक्शन ही बोल दिया उन्होंने सीधा 20, और नॉर्मल फोर्स बोल दिया 48। हो गया, ये किसी का डाउट था क्या? ये 5 नंबर किसी का डाउट तो नहीं था? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हो चुका है, तुम आ जाओ नंबर 7 में। हाँ,
A satellite is projected vertically, ऊपर की तरफ फेंका गया है, from the surface of from an earth station at what height, कितने height के ऊपर, above the earth surface, will the force on the satellite due to earth be reduced to half of its value at the earth station. अर्थ के ऊपर जितना जिसका सैटेलाइट का जो भी वेट था वो आधा हो चुका है, किस हाइट पे जाने के बाद, किस हाइट पे जाने का उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो पूछा है वो हाइट निकालो जहां पे अगर हम वेट करेंगे या अर्थ का अट्रैक्शन का फोर्स अगर निकालेंगे तो वो अर्थ के सरफेस पे जितना है उसका हाफ हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ? जी एम इंटू एम बाई, अर्थ के सरफेस पे तो ये है राइट, किसी हाइट पे ये कितना है, हाफ कर दूंगा, हाफ क्वेश्चन में कहा है इसलिए आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सही किया, सही किया। अब बताओ यहाँ से जी जी कैंसिल, एम एम कैंसिल, ये स्मॉल एम भी कैंसिल, तो क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हटाए स्क्वायर, स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू, यहाँ पे हो चुका है √2 आर प्लस एच। ठीक है, √2 इंटू आर प्लस एच। अब ये बताओ कुछ गड़बड़ कर रही है क्या? थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखिए, थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखिए। अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना है mg, और अर्थ के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो जी एम एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैं mg के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज बताया गया है, गलत क्या लिखा था, उधर में मुझे 1/2 इस साइड में करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था 1/2 जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। अर्थ के ऊपर तो ये है और इसका हाफ हो चुका है जब वो एच हाइट के ऊपर गया है, तो ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए, दो नेगेटिव आ रहा है, ऐसे लिखना चाहिए था कि एच हाइट के ऊपर जी एम एम इंटू एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और वो जो अर्थ के सरफेस पे जो भी है उसका आधा हो चुका है, तो इधर में हाफ डालना था, इधर में। ठीक है, तो जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ये एम से एम कैंसिल, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का होल। अब स्क्वायर को हटाओ, तो इधर में मैं लिखूंगा √2r इक्वल टू आर प्लस एच। अब इस √2r में से आर को माइनस करेंगे, एच का वैल्यू निकल गया, एच को मैं क्या लिखूंगा, एच इक्वल टू √2r माइनस आर, यानी कि √2 माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग कोई करेगा तो ऐसे लिखेगा हाफ एम जी इक्वल टू जी एम एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ से वो जी के टर्म में इसको एक्सप्रेस करके तब कर सकते हैं। खैर तुम्हें जो इजी लगे, इजी मेरे ख्याल से ये है। ठीक है, तो तुम इसको लेकर आर प्लस एच, एच क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने एच हाइट पे कैलकुलेट किया है, वही एच हाइट का मैं पूछा गया, तुमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़े हो या नहीं पढ़े, क्या पूछा है, क्या पूछा है, अब पढ़ रहा है, अब पढ़ना शुरू कर रहा है। क्वेश्चन मैंने मुझसे पहले पूछ दिया कि एच क्यों आया, अरे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे, तो अर्थ के सेंटर से आर प्लस एच होगा ना ये, इसलिए लिखा, कहा कि ये जो फोर्स है वो उसका सरफेस के ऊपर जो फोर्स है उसका आधा है, मतलब दिस फोर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एम एम बाई आर। कितना है, √2 का वैल्यू कितना है 1.414, माइनस 1 करेंगे 0.414 इंटू आर, और आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट कर लो उसके। हम्म, जो भी है वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आ गया। ये किसी का डाउट था 7 नंबर, तुम्हारा था डाउट, और किसी का 7 नंबर नहीं? हम्म, अच्छा आएंगे अभी 11।
ये हो चुका। लगाना पड़ेगा। नंबर 8 क्वेश्चन का हो गया। बताओ। बुक लेके नहीं आए हो तो चले जाओ बाहर। रोज तुम्हें कहा जाएगा। हम्म? खुद की गाड़ी से आता है, बैग इतना भारी जाता है, खुद छोड़ के आता है। हाँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वाले क्लास अगर नहीं लाया तो तुम्हें वापस भेज दूंगा, समझ जाओ। रोज ही लाता हूँ ना, आज क्यों नहीं लाया? चलो अभी करो, सामने में कुछ। Two charged particle placed at a separation of 20 centimeter exert 20 Newton of Coulomb force on each other. What will be their force if separation is increased to 25 centimeter? पहले 20 पे था तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे। अब सेपरेशन सेम चार्ज है, Q1 Q2 सेम है, K भी सेम ही रहेगा, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखोगे। एक बार R का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, दूसरी बार में 25 है। तो पूछा है फोर्स अगर 20 न्यूटन पहले था तो अभी फोर्स कितना है? फोर्स निश्चित रूप से घटेगा। सेपरेशन अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या करना है, रेशियो निकाल दो। एक बार लिखो फोर्स F1, दूसरी बार लिखो F2। K Q1 Q2 बाई एक बार R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 20 सेंटीमीटर, दूसरी बार में R2 का स्क्वायर कितना है 25 सेंटीमीटर। दोनों का रेशियो निकाल दो, निकल के आ गया फोर्स। ये हो गया, एक हो गया था तुम्हारा। दिखाओ उनका आंसर क्या है? 13 तुम्हारा क्या है? तुमने तो 13 ही लिखा है। हाँ ठीक है, ठीक है, गलत नहीं। तो भाई आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे 24, ठीक है। 20 न्यूटन था, 20 इंटू ये चला गया 400। ठीक है, सही है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले वाला फोर्स F1 K इंटू Q1 Q2 बाई 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर K Q1 Q2 बाई 0.25 का स्क्वायर, इन दोनों का ही रेशियो निकाल देना है। ये फोर्स दिया हुआ है, K Q1 Q2 कैंसिल, F1 बाई F2, F1 कितना है पहले वाला 20, तो 20 बाई F2 इक्वल टू कितना हो चुका है ये 0.25 बाई 0.20 का स्क्वायर, कितना हुआ ये 5/4, मतलब 25/16, 20/F2, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, 60 × 4 64/5, ऑलमोस्ट 13 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 13, ठीक है। सिंपल सा चीज है कि जब एक सिचुएशन में कोई चीज दे करके दूसरा वापस उसी सिचुएशन में पूछे, जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन में इन्होंने फोर्स दे दिया, फिर सिचुएशन को बदल करके उसे वापस से फोर्स पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना है तो रेशियो से कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। के Q1 Q2 अननेसेसरी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। बहुत लोगों ने के Q1 Q2 को कैलकुलेट किया है, क्या है ना। वैसे करने की जरूरत, वो भी एक मेथड है।
कि पहले वाले इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल लिए, Q1 Q2, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, उसका जरूरत है नहीं। Q1 Q2 निकालना पड़ा वापस, दूसरे में उसी Q1 Q2 को पुट करना पड़ा। तो जो लोग सीधा रेशियो से कैलकुलेशन करेंगे उनका 2 स्टेप में कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा, कट गया यहाँ। ठीक है, तो एक सिचुएशन में देकर के वापस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करके वैसे ही चीज को पूछे, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को रेशियो निकाल के करना चाहिए, दैट इज द शॉर्टेस्ट वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, find the force with which the earth attracts an object is called weight of the object. Calculate the weight of the moon from the following data. यूनिवर्सल कांस्टेंट दे रखा है, मास ऑफ द मून दे रखा है, इसमें सीधा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, जी एम इंटू एम बाई आर का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब डेटा को सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, find the ratio of magnitude of electrical force to gravitational force acting between two proton. दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। क्या करेंगे, Q1 Q2 by R square divided by G m1 m2 by R square। हाँ, m1 m2 ही पुट करें ना, 2 बार इन्हें पुट करें, तो धैर्य रखो। ठीक है, चलो अब आते हैं कैलकुलेशन में। तंग तो करने वाला है कैलकुलेशन, इसलिए ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाना है, अपना कैलकुलेशन ढंग से करना है, कैलकुलेशन ढंग से करना है, थोड़ा लॉजिकल और अप्रोक्सीमेशन के साथ। क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में K Q इंटू क्यू यानी E स्क्वायर बाई R का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स G M इंटू एम, M का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। जैसे रेशियो निकालेंगे, R का कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू, और इसको 2 बार लिख दो, बहुत लोग कहेंगे कि 2.56 इंटू 10⁻38 लिख देते सीधा, है ना, ये मैंने नहीं लिखा। M का वैल्यू कितना होगा, प्रोटॉन का मास, ठीक है, सही लिखा। अब मैं क्या करूंगा, इसलिए नहीं किया, इसलिए उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, बचा क्या, 9/6.6। ठीक है, हाँ कुछ ज्यादा ही मान लिया। ठीक है, यहाँ बड़ा बड़ा डेटा है, इससे थोड़ा ध्यान से 6.6 ले सकते हैं, चलो ठीक है, इंटू, तुम चुप रहो ना, शांति से, कुछ शांति बनाए रखो। ठीक है, तुम ज्ञान मत दो मुझे। 19 और इंटू कितना हुआ, -38 प्लस 9 कितना होगा ये, ऊपर में ये 38 प्लस 9 -29, और नीचे वाला भी तो ऊपर जा रहा है, तो कितना हो गया ये 54 और -11 कितना, हाँ हाँ, ऊपर का वैल्यू कितना है, नीचे 10 का -11 है, 10/54 और फिर उसके बाद -11। ठीक है, दोनों निगेटिव में ही 65, और ऊपर में कितना था, माइनस, अरे तुम चुप रहो ना, डिडक्ट कर दो। ठीक है, -29 प्लस 65। अब ठीक है, अब कर दो, करना है। अब बस अपना मुंह बंद रखो बस। 9 डिवाइडेड बाई 6.5, 6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 36 होगा ना। ठीक है, 9 बाई, इसको काट दूं, इंटू 10⁻36। अब देखो थोड़ा डिस्प्ले रहा मैं, 2.1
2.2 था 2.1 कर दिया, लो क्या है 0.7, ठीक है 2.7 1 बाई यानी 10/7। अब तो निकाल ही लो, बिना कैलकुलेटर के करना है, हो गया। इसलिए तुम्हें कहा था कि तुम मुंह अपना बंद रखो, लास्ट में तुम्हारा यही आंसर आएगा, लेकिन तुम जिस तरह से वे से बता रहे हो ना, वो वे ठीक नहीं है। 6.6 को 6 कर दो, क्यों कर दो 6? 6.6 क्या 6 होता है? हाँ? कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करना है। हाँ +36 था, हाँ +36 ठीक है। तो कितना है ये वैल्यू? 1.34। 1.4 क्या सर? हाँ कितना आ रहा है ये? 3.4 आ रहा है ना ये, 1.4 1.4 क्या सर? हाँ ठीक है, 1.36 को राउंड अप करें तो 1.4 ही हो। ठीक है चलो, हो गया, चलो आगे। इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन क्या, उसके बाद भी तुम खोज रहे हो बिना कैलकुलेटर के, कैलकुलेट पहुंचा दिया तुम्हें यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट। मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे ये बताना था कि थोड़ा बहुत लेना चाहिए था। ऐसा कैलकुलेशन का बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर नहीं होगा, कैसे करोगे? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा, किसका था 11? तुम्हारा डाउट, और किसका था डाउट? 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया तुम्हारा, तो हो गया। और किसी का था डाउट? नहीं, ऐसा तो किया ही नहीं, ऐसे ही चला है। क्वेश्चन नंबर 11, the average separation between the proton and electron in the hydrogen atom in ground state is 5.3 into 10⁻11 meter. Calculate the Coulomb force between them at this separation. इस separation पे coulombic force में आसान है, Q1 Q2 by R square। सेकेंड वाले पार्ट में पूछा, when the atom goes into first excited state, the average separation between the proton and electron increase to 4 times। ठीक है, किसी भी तरह से बाहर से एनर्जी दिया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी कि अब इसका क्या हुआ, रेडियस सेपरेशन दोनों के बीच का इंक्रीज होकर के 4 टाइम्स हो गया है। पहले वाले का R था, तो अभी 4R स्क्वायर हो गया। तो पूछा गया है व्हाट इज द कूलम्ब फोर्स इन दिस स्टेट? नहीं, 4 नीचे में 4R हुआ है, 4R का स्क्वायर, यानी कि जो भी वैल्यू पहले था अभी वो 16 से डिवाइड हो गया है, यानी पहले वाले का जो आंसर है डिवाइडेड बाई 16 कर दो, दूसरा आंसर आएगा। समझ में आया? 4R स्क्वायर हो गया ना। पहले तुमने क्या लिखा था, देखो यहाँ पहले ऐसे लिखा था, F1 तुमने ऐसे लिखा था Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, और अभी तुमने क्या लिखा, Q1 Q2 बाई 2R का स्क्वायर। अभी बोल दिया है 2R नहीं, कितना टाइम्स हुआ है? 4 टाइम्स 4R का स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और आगे में एक और क्या, 1/16। तो जो भी फोर्स था पहले F2 जो हो चुका है वो F1 का डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 किसी का है डाउट? एक, और किसका? 12 दो लोगों ने किया ही है। नेक्स्ट वाले क्लास में देखूंगा सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करना और भी अच्छे क्वेश्चन करने, तो थोड़ा इसमें तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 12, द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 36,000 किलोमीटर। एक इन्फॉर्मेशन भी है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जहाँ पे जियो स्टेशन सैटेलाइट को पार्क किया जाता है, ठीक है, पार्किंग ऑर्बिट है 36,000 kilometers from the surface of Earth. Find the weight of a 120 kg equipment placed in a geostationary satellite. The radius of dot is 6400 kilometers.
6400 रेडियस हो गया और प्लस सरफेस 36,000 ऊपर, तो 42400 टोटल किलोमीटर में, 42400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया आर। अब तुम्हें क्या करना है, जी एम बाई आर स्क्वायर, क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ ये, जी एम बाई आर स्क्वायर, और आर क्या होगा 6400 प्लस 36,000 यानी कि 42400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो इंटू 10⁻3 करो कैलकुलेशन, यही करना है, वेट निकालना है उस वहां पे। इसका भी बहुत करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। वन 120 kg का इधर में कितना वेट बताएगा, निकालो जल्दी। और कमास पूछ रहा है 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 मास ऑफ अर्थ लिख लो, मास ऑफ अर्थ दिया होगा होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, कहा गया ये रहा, इसलिए वो दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक बार दे दिया ना इस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन था उस पर यूज कर लो, मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ अर्थ, ये वाला इन्फॉर्मेशन इसमें यूज करो। हम्म 6.6 6.6, अगर कटने उठने वाला है तब मेरा केस है, मल्टीप्लिकेशन तो आसान होगा 6.6 लेने। तो तुम लोग आ रहे हो कहाँ तक, कोलिजन तक इनके एग्जाम में, सेंटर ऑफ मास तक, सेंटर ऑफ मास तब ठीक है। जो भी हमारे से नहीं बोल रहा हूँ, ये दूसरे सेक्शन में बोला बहुत सारे स्किल में करते हैं, रोटेशन हटा के रोटेशन डाल देते हैं, रोटेशन बस चैप्टर है, वही सर ये भी बहुत सारा है, बाकी अगस्त में डेट दे दिया उन्होंने, एक बार वो टाइटल में जाता है वो टेंटेटिव डेट है, हां टेंटेटिव डेट अगस्त है, अगस्त है, अगस्त 12 से लेकर अगस्त 28 ऐसे अब उसके किस कौन से का वो आ जाएगा वो नेक्स्ट वाले वीक में सैटरडे या संडे में तुम लोग का एक 70 मार्क्स का टेस्ट होगा, सैटरडे या संडे में, इसलिए प्रिपेयर आना, एक वीक पहले आएगा, टिल टिल मोशन इन प्लेन तक, मोशन इन प्लेन तक टाइम तक सब हाँ स्कूल वाला 70 मार्क्स मतलब स्कूल वाला टेस्ट मतलब रिटर्न, ठीक है, और ऐसे तो तुम लोग टेस्ट दे नहीं रहे, तुमने दिया था टेस्ट इस बार, दिया था तुमने टेस्ट, नहीं दिया, तुमने दिया है, हाँ, तो इन लोगों को तो पता ही नहीं चला टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, इतना टेस्ट साइन हो रहा है, पता नहीं था, अबे तेरा तो नेटवर्क खराब है, अरे वो तो केमिस्ट्री का हुआ मोशन इन प्लेन तक, टिल मोशन इन प्लेन नेक्स्ट वीक, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा है, कहाँ पे बड़ा होगा, बिकॉज 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, जी का वैल्यू, इसके बाद एम एम 2 एम लिखना है, एक ही एम लिखना है, और 120 वाला भी होगा ना, ठीक है, और बाई
आर नहीं, आर प्लस एच लिखो, ऐसे आर लिखने से होता है रेडियस, आर प्लस एच का स्क्वायर। आर ये है और एच ये है, 42400, और उसको अभी भी तुम्हारा ये है 200 किया, और उसके अलावा भी किलोमीटर 10 भी तो मल्टीप्लाई होता है, 7 करो, 10 7 करो, नहीं 7 नहीं, 7 का स्क्वायर ना 14, 14 होगा ये, 10 to the power 14। ऊपर वाला तो सब ठीक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसको 4 to 4 है ना, 4 to 4 और उसको 4 to 5 है। अरे बड़े से काटा 424 और 425 करो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा बड़ा डेटा है ना, इसलिए उतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा, उससे कैलकुलेशन हो जाएगा तुम्हारा आसान, मेहनत थोड़ा तुम्हारा कम आएगा, आ गया ना, ठीक है चलो। आंसर देख लो, आ गया, आया, बैठ के पूरा रेस्ट कर रहे हो, क्या बात है। ताकि उसको छोटा करो तो चलो हो जाएगा। नेक्स्ट, ये चैप्टर तो हो गया खत्म, ठीक है, पहला वाला फोर्सेस खत्म हो गया। रुक जाओ, उसमें बताना है मुझे थोड़ा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में और वीक फोर्स के बारे में, जस्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ही। हाँ, मैंने ये कहा था अधूरा, मैं बोलता हूँ उसका आधा पार्ट तुम रखते हो अपने दिमाग में, मैंने कहा था इसका मैथमेटिकल फॉर्म सिलेबस में नहीं है, मैंने ये नहीं कहा था कि सिलेबस में पढ़ना नहीं है, हाँ सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, इसका कोई मैथमेटिक्स जैसे तुमने पढ़ा ना, के क्यू एन क्यू बाई आर स्क्वायर जी एम वन बाई, वैसा कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, मतलब उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करने वाला पार्ट नहीं है। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी आएगा कैलकुलेशन 12th में आएगा, ठीक है। थोड़ा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बता दो, कुछ पॉइंट्स लिखा दो कि न्यूक्लियर फोर्स है क्या। तो न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, उससे बड़ा कोई फोर्स नहीं। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स, ये कहाँ से सोच उठा है क्या, जो बता रहा हूँ वो सुनो। न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, लेकिन इसके साथ कंडीशन है, ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशन के साथ अगर तुम आधा पढ़ के जाओगे ना तो तुम्हारा वहां पे तो क्वेश्चन उधर से ही जनरेट है जहाँ पे लूप फोर्स है। तुम पढ़ के जाओगे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर वीक फोर्स, फिर कह रहा वीक, अरे न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, लेकिन विद इन शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियस के अंदर ही, उसके बाहर उसका कोई कैपेसिटी नहीं, न्यूक्लियस के अंदर सोच के देखो कि छोटे से न्यूक्लियस के अंदर सारा प्रोटॉन है, और उसके अंदर तो काफी सेपरेशन काफी कम होगा, न्यूक्लियस का साइज ही 10⁻⁻15 के ऑर्डर में बोलते हैं फरमाई, ठीक है, फरमाई में बोलते हैं, और उतने डिस्टेंस क्या हुआ, तो आर Q1 Q2 दो प्रोटॉन का चार्ज F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर अगर करेंगे 10⁻15 का स्क्वायर कितना होगा, 10⁻30 नीचे में, तो ऊपर जाकर के 10⁻30 बन जाए, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स रिपल्सन का लग रहा है दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियस के अंदर, उसको भी काउंटर करके रखा है जिसने न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, लेकिन पूरा स्टेटमेंट है इन स्टोरेज, ये नहीं लिखा तो बस खत्म हो जाओगे। कहा, किस वाले क्वेश्चन में दिखा दो, यहाँ पे उन्होंने पूछा है, तुम फट से कहोगे सर ने बताया था न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स, फट से लगाओगे, फट से गलत हो गया, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। EGN represent magnitude of electromagnetic gravitational nuclear force between two electrons, इलेक्ट्रॉन के बीच में कब से लगने लगा न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है क्या न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे तुम्हारा रुकना चाहिए तुम्हें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा है तो न्यूक्लियर फोर्स तो इसके ऊपर लगेगा नहीं, सबसे वीकेस्ट फोर्स हो गया यहाँ पे कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स,
उसके बाद अब बताओ ऑर्डर सोच के। हाँ कौन सा होगा? डी। डी, हाँ डी होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे बड़ा, उसके बाद ग्रेविटेशनल, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि ऑप्शन होना चाहिए डी, टू का डी। ठीक है क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना है, ये नहीं कि एकदम आधा पढ़े क्वेश्चन एकदम जंप करके पूरा कंक्लूजन पे। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, पूरा लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक क्वेश्चन में क्या कहा है, उसके बाद ये सीधा देखा कि हाँ बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, न्यूक्लियर फोर्स तो सबसे बड़ा फोर्स होता है, कुछ दाएं बाएं कुछ देखा सीधे फट से टिक लगा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ो क्वेश्चन। तो न्यूक्लियर फोर्स के लिए लिखो, न्यूक्लियर फोर्स हेडिंग के ऊपर में न्यूक्लियर फोर्स जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ फोर्सेस, उसमें दो न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, strongest force in nature within short range. It is the strongest force in nature within short range. लिखो, लिख लिया। It is the strongest force in nature within short range. शॉर्ट रेंज के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। ठीक है, उसके बाद हाँ बाकी अगर न्यूक्लियर फोर्स को हटा दे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे बड़ा फोर्स है, क्योंकि अभी देखा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का रेशियो निकाल कर देखा कितना है, 10.46 आया, कितना है 36, 10.36 का ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज 10.36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आगे तुम वहीं पे, अभी कहा ना कि न्यूक्लियर फोर्स छोड़ के आज ज्यादा भेजा मत लगाओ, मैं बोल दिया कि न्यूक्लियर फोर्स छोड़, न्यूक्लियर फोर्स ले क्यों रहे हो तुम? जो कहूंगा छोड़ना उसी को पकड़ के रहेगा। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है विद इन द न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। देखो नेक्स्ट, इट एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, इसके बाद बोलूंगा थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप बोलूंगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता चार्जेस के बेसिस पे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है ना कि अगर सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। ये दो सिमिलर चार्ज के बीच में भी उतना ही लगता है जितना दो न्यूट्रल पार्टिकल के बीच में लगता है। जैसे न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, न्यूक्लियस के अंदर तो दोनों होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, लेकिन फिर भी दो न्यूट्रॉन के बीच में अगर पूछा है न्यूक्लियर फोर्स है तो कहेंगे यस है, क्योंकि वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, उसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बीच में अगर पूछा है न्यूक्लियर फोर्स जितना है उतना ही दो न्यूट्रॉन के बीच में, उतना ही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। ये न्यूक्लियस के अंदर सब में एक जैसा रहेगा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। ये चार्ज के नेचर से इंडिपेंडेंट है, यानी दो प्रोटॉन के बीच में जितना फोर्स लगेगा उतना ही दो न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, उतना ही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सब चीज लिखा है उन्होंने कि प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर और कूलम्बिक फोर्स की वजह से, और ये चाहेगा न्यूक्लियस को ब्रेक करना, लेकिन फिर भी सबको उसने कंबाइन सारे न्यूक्लियस को एक साथ छोटे से वॉल्यूम के अंदर रखा। सो इट इज द ग्रेटेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। फिर वो ऑर्डर लिखा है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है साइज का सेपरेशन, वो 10⁻15 के ऑर्डर में लिखा है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये सब चीज मैं लिखा चुका, जो पॉइंट्स था वो तीनों पॉइंट लिखा गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, वीक फोर्स। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियर फोर्स ये कहाँ पे मिलेगा, तुम्हें दिखेगा कहाँ पे, तो रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, ये सब लिखना चाहते हो लिख सकते हो लास्ट वाला लाइन। न्यूक्लियर फोर्स
कहाँ पे मिलेगा? रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन, फिजन, ये सब में, ये सब न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे तुम्हें दिखेगा। मतलब ये सारे फिनोमेना, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन, फ्यूजन, दोनों ये सब किसकी वजह से होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है वीक फोर्स। नेक्स्ट है, लिखो वीक फोर्स। इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे नहीं दिया है, मैंने भी नहीं लिखा है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्म, मतलब इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट नहीं है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब वो क्लास 12 में आएगा। ठीक है, वीक फोर्स। हाँ, अब ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में ये चीज वीक फोर्स दिखता है। न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन क्या है? एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, था बेरिलियम का, कन्वर्ट हो गया कार्बन में, इसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। मतलब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं, बेरिलियम पे जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं, जब स्टैटिक को यहीं पे मिला था न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल से जब बम्बार्ड किया बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? हाँ, 4, और मास नंबर 8 की 9, प्लस बेरिलियम प्लस अल्फा पार्टिकल, डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, मतलब दो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। ठीक है, तो He ये था He2 4। अब ये बना क्या? कार्बन C612, प्लस साथ में एक पार्टिकल निकला जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। लेकिन कभी ऐसा भी होगा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में, जैसे हेवी जो न्यूक्लियस है वो जब टूटते हैं तो कुछ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, तो उसमें बीटा डीके होता है। बीटा डीके पढ़ा होगा ना रेडियो एक्टिविटी में, अल्फा डीके, बीटा डीके। तो बीटा डीके क्या है? क्या है बीटा डीके? हाँ, एमिशन ऑफ, बोलो। बीटा पार्टिकल क्या है वो पूछ रहा हूँ, बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल होता है, उसको बीटा माइनस कहते हैं, बीटा प्लस कहते हैं, पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, तो बीटा में बीटा पार्टिकल निकलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एमिशन। इलेक्ट्रॉन का एमिशन बीटा से कहते हैं, तो जनरली हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। अब कहोगे इलेक्ट्रॉन सीधा बोल सकते थे, नया नाम क्यों दे दिया? क्यों दिया? लॉजिक है, हंसने वाला बात नहीं है, लॉजिक कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लियस से निकलने वाला, तो न्यूक्लियस से कैसे निकला? न्यूक्लियस अंदर है ही नहीं, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया गया। ठीक है, इसको दूसरा नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया इसको? बीटा पार्टिकल। इसको नाम दिया गया बीटा पार्टिकल। तो आखिर ये आया कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर था नहीं, तो आया कहाँ से? तो एक न्यूट्रॉन जो था वो कन्वर्ट हो गया है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हो रहा है, ये न्यूट्रॉन था, कन्वर्ट हो गया ये इसमें। अब देखो चार्ज बैलेंस है, -1 +1 0, +1 0 +1, चार्ज बैलेंस है, मास बैलेंस। ठीक है, तो समझ में आया? यानी कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। जनरली हम स्टेबल न्यूक्लियस किसको कहते हैं? स्टेबल न्यूक्लियस वो होता है जिसमें N/P का रेशियो नियरली 1 के आसपास, 1 के इक्वल अगर है, 1 के आसपास अगर है, तो हम कहते हैं ये न्यूक्लियस जो है स्टेबल है। लेकिन अब किसी में अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा पढ़ना शुरू हो जाए, न्यूक्लियस हो जाएगा हेवी, जैसे यूरेनियम में न्यूट्रॉन बहुत बढ़ गया। ठीक है, अब वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हुआ, तब वो चाहेगा कि हम न्यूट्रॉन के नंबर को कम करें और प्रोटॉन के नंबर को बढ़ाएं, ताकि वो रेशियो 1 के नजदीक जाए। अब इसके लिए वो न्यूट्रॉन के नंबर को बढ़ाए कैसे? न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन टाइप का चीज जो जनरेट हो गया, यही है बीटा पार्टिकल, यही बाहर निकलता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में ये वीक फोर्सेस काम में आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब को लेकर जब रिएक्शन दिखाते हैं इस टाइप का, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है दैट इज वीक फोर्स। ठीक है, तो देखो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन।
ट्रांसम्यूटेशन, TRANSMUTATION। ये फोर्स कहाँ पे मिलेगा? इट इनकाउंटर्ड व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जब ये सब इन्वॉल्व होंगे रिएक्शंस के अंदर, तब हम लोग कहेंगे कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और लिखा, जो इधर मैंने दिखाया तुम्हें, क्या दिखा है कि जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे इस चीज को कहा है उन्होंने बीटा डीके। न्यूट्रॉन कैन चेंज इटसेल्फ इनटू प्रोटॉन एंड साइमल्टेनियसली एमिट एन इलेक्ट्रॉन। ये जो साइमल्टेनियस एमिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा पार्टिकल। ठीक है, नाम क्यों दिया गया? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसलिए इसको डिफरेंट नाम दिया गया और उसको नाम दिया गया है बीटा पार्टिकल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बीटा माइनस डीके। साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म अगर तुमसे पूछे तो ये है, एक्सेलरेशन जीरो इफ एंड ओनली इफ फोर्स इज जीरो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन बदलेगा क्या? एक्सेलरेशन था नहीं। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा आया न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो एफ नेट इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। और वी माइनस यू बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, तो एम इंटू ए। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे एक टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ दिखाया है, ये सब तो डिस्कशन हो चुका है लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, बताओ इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में पुशिंग फोर्स है, इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल ऊपर और नीचे। नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स क्या होगा? नॉर्मल ही होगा, दूसरा नॉर्मल। ठीक है, जैसे इसने इसके ऊपर लगाया तो इसने भी इसके ऊपर लगाया। नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स एम नहीं होता। तुम्हें इक्वेशन में यहाँ पर दिखेगा एन ऊपर एम नीचे, तो एन माइनस एम और ये मोशन में नहीं तो लिख दोगे जीरो। एन इक्वल टू एम लिखेगा, वो मैग्नीट्यूड, नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड एम के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इसने भी खींचा, इसने भी खींचा, इसका फोर्स इसका फोर्स है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, दोनों का फोर्स इक्वल हो जाए किसी सिचुएशन। ठीक है, लेकिन क्या संजित का फोर्स आरिस का फोर्स है? नहीं, उसका फोर्स उसका फोर्स है, उसका फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स ही होगा, एमजी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में एमजी के इक्वल हो जाए, दूसरे किसी फोर्स के इक्वल हो जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, अच्छा, अगर किसी ने इसको पुश किया, इस टेबल को, और ये टेबल मूव करना शुरू हो गया, तो क्या ये बुक बुक का सिचुएशन क्या होगा? बुक भी मूव करेगा। बुक को ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको आगे लेकर कैसे जा रहा हूँ तो इसको ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। ठीक है, कबाड़ की तरह ये मत कर रहे हैं कि मैं लेकर जा रहा हूँ, नहीं, फोर्स फ्रिक्शन है। ठीक है, फोर्स है फ्रिक्शन। ये तो तुम्हारे और रिक्शा वाले में कोई अंतर नहीं रहा, वो तो ये क्या है ना, मैं लेकर जा रहा हूँ, तुम कहोगे फ्रिक्शन लेके जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे बोल रही थी कि नोटिस का क्वेश्चन करके जाती है बंदो क्या बोली थी? क्या किसी कंडीशन पे हाँ कौन सा कंडीशन था वो तो न्यूटन फिर दोनों लोग वो कैसे बता रहे वो ये बताना चाह रही होगी कि वो दोनों लॉ गलत हो चुका है। ठीक है, ठीक है, हाँ, गलत हो गया तो लॉ पहले उस समय दिया गया था। ठीक है, लॉ हटा दे हाँ, हटा दे फिर भी साइंस कैसे डेवलप हुआ वो तो पता होना चाहिए। जब तुम्हें पहले का चीज ही नहीं मालूम तो अचानक से चेंजेस क्या हुआ, वो क्यों गलत था, वो भी तो एक पार्ट है ना। चलो, नेक्स्ट वाले क्लास हम लोग यहाँ से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, न्यूटन्स लॉ हर जगह पे नहीं लगा सकते, न्यूटन्स लॉ हम लगा सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं है तो न्यूटन्स लॉ को
सावधानी के साथ लगाना पड़ता है। न्यूटन्स लॉ को लगाने से पहले स्यूडो फोर्स लगा देना पड़ता है। तो स्यूडो फोर्स क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे, उसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा। और कल ही, क्योंकि ये सब चीज ऑलरेडी हो चुका है, देखो यहाँ पे ये सब लिखा है, वर्किंग क्या है न्यूटन्स लॉ का, तो सिस्टम डिसाइड करना है, इसके बाद फोर्सेस आइडेंटिफाई करना है, ये सब बता चुका हूँ, इस समय टाइम लगेगा, ठीक है, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद इक्वेशन लिखना है, ठीक है, चूज द एक्सिस साइड द इक्वेशन, ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सीधा क्वेश्चन पे आएंगे कल, और कल बहुत सारा क्वेश्चन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ मालूम नहीं है, ठीक है, तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे कल, ठीक है।